नमस्कार साथियों, आज की क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए और ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं और जिसके अंदर जनरल साइंस आती है, सामान्य विज्ञान आती है, उनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए जो विद्यार्थी सभी को एक बार शेयर कर दे क्लास को, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अपना जो आज का पहला प्रश्न है वो ये है कि संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को कौन रोकता है। यानी कि ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको उत्तर देना है। पहला ऑप्शन है वॉल्व, सेकंड ऑप्शन है निलय की दीवार, थर्ड ऑप्शन है आलिंद की दीवार और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइए कि जब हृदय के कोष्ठक संकुचित होते हैं तो हृदय के कोष्ठक में से रुधिर उसके पीछे वाले कोष्ठक में नहीं जाए, पहले वाले कोष्ठक में नहीं जाए, तो इसके लिए कौन रोकता है। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा वॉल्व। क्या होगा? वॉल्व होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? वॉल्व। तो इसका राइट आंसर होगा वॉल्व, ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट बात करें हम दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न है एक न्यूरॉन में विद्युत संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है। तो एक जो न्यूरॉन है तो उस न्यूरॉन के अंदर विद्युत संकेत कब रासायनिक संकेत में परिवर्तित होते हैं, यह आपको बताना है। ये ऑप्शन रहे आपके सामने। तो देखिए बेटा, ये जो विद्युत संकेत होते हैं ये रासायनिक संकेतों में परिवर्तित होते हैं, तो वो कहाँ पर होते हैं? वो होंगे ध्रुमाशय पर। कहाँ पर होते हैं? ध्रुमाशय पर होते हैं। तो ऑप्शन से इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। तो ऑप्शन से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि मानव में मस्तिष्क का कार्य क्या है। आपको मस्तिष्क का कार्य बताना है। तो मस्तिष्क का क्या काम है? देखो, सोचना, यानी अपना मस्तिष्क सोचता है, बिल्कुल सही काम है। संतुलन बनाना, अपना मस्तिष्क अपने शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है, ये भी सही काम है। हृदय का स्पंदन करना, ये भी अपने मस्तिष्क का कार्य है। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन बनता है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर होगा द वाला ऑप्शन और उपरोक्त सभी। चलो नेक्स्ट प्रश्न है RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। यानी कि बाहर से देखने पर, यानी कि इसको फिनोटाइप कहते हैं, बाह्य लक्षण क्या होगा। तो जब हम इसको बाहर से देखेंगे तो देखो RR का मतलब क्या हो रहा है? राउंड, यानी कि गोल। और YY दोनों कैपिटल है, दोनों ही लेटर कैपिटल है। कैपिटल होने का मतलब है यहाँ पे राउंड यानी कि गोल, और YY यानी येलो यानी पीला। तो यहाँ पे गोल और पीला आपको क्या दिख जाएगा? लक्षण दिख जाएगा। तो गोल पीला ऑप्शन नंबर से ये सही है। तो गोल पीला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। गोल और पीला इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपतन कोण आई का मान होता है। देखो, आपने एक नियम पढ़ा होगा, परावर्तन के नियम पढ़े होंगे, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ऑप्शन में क्या आ रहा है, देखो कि परावर्तन कोण के बराबर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ब पढ़ो। देखो, ऑप्शन नंबर ब में लिखा हुआ है कि जो परावर्तन कोण है उसके समान होता है। तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ब परावर्तन कोण के समान। नेक्स्ट प्रश्न है बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा करता है। तो बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा कौन करता है, यानी कि चोट वगैरह से आंख की सुरक्षा कौन सी परत करती है। तो आंख की जो श्वेत पटल होता है, वो श्वेत पटल क्या करता है? आंख की सुरक्षा करता है, चोट से बचाता है हमारे को। तो जो ऑप्शन द है श्वेत पटल, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा। तो आपने इसका सूत्र पढ़ा होगा बेटा, विभवांतर निकालने का V बराबर W बटा Q, यानी कार्य बटा आवेश। तो आवेश कितना है यहाँ पे? 1 कूलम, कार्य कितना हो रहा है? 1 जूल। तो जब आप 1 जूल के अंदर 1 कूलम का भाग लगाओगे, यानी 1 के अंदर 1 का भाग लगाओगे, 1 बटा 1 करोगे, तो आंसर भी 1 आएगा, यानी कि 1 वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। और 1 वोल्ट कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट, पहला ऑप्शन सही है, ए वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल रुद्रा क्लासेस
को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखिए भाई, अगला प्रश्न है अपने पास, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। आपको क्या पूछा बेटा, यहाँ पे नहीं करता है। आपको ये बात बतानी है कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि भाई किस बात पर निर्भर नहीं करता है। तो ये नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो भाई, ये नहीं वाला वर्ड ध्यान में रखना है। ओके, चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, देखो पहला ऑप्शन, चालक तार की लंबाई पर, तो लंबाई पर तो निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन है उपयुक्त दोनों पर, तो उपयुक्त दोनों पर तो निर्भर करता है। आपको बताना है नहीं करने वाला ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन बचता है इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिस पर ये निर्भर नहीं करता हो। इसका मतलब आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं जिन पर यह निर्भर करता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ये उत्तर बना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न होता है, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वातावरण के अंदर लोहे पर भूरी परत चढ़ती है, यानी कि जंग लगता है, तो इसको हम बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलेंगे, संक्षारण इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब। तो ऑप्शन नंबर ब संक्षारण इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हो गया, 2CH3COOH प्लस Na2CO3, और जब ये दोनों क्रियाकारक आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ पर एक कोई उत्पाद बनेगा, उस उत्पाद का नाम बताना है। ये जहाँ पे ए लिख रखा है वहाँ पे क्या बनेगा, एक उत्पाद बनेगा, इसका नाम बताना है। और साथ में H2O यानी कि वाटर बनेगा, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो उपरोक्त अभिक्रिया में यहाँ पे जो यौगिक बनेगा ए, वो कौन सा बनेगा, तो देखो बेटा यहाँ पे देखो CH3COOH हट जाएगा, यहाँ से H हट करके यहाँ पे क्या लग जाएगा, सोडियम Na लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ब दिख रहा है आपको, ये वाला बनेगा कि यहाँ पर ये H हट करके सोडियम लग जाएगा, यानी कि CH3COOH बनेगा, क्योंकि और ऑप्शन यहाँ पे बन नहीं सकते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न है, धात्विक संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं। तो देखिए बेटा, जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो धनायन का निर्माण होता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या बन जाएगी, धातुएं धनायन बन जाएगी, और धनायन का ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा ये, कि यहाँ पे क्या बन जाएगी, ये धनायन बन जाएगी। अगली बात करें तो अगला प्रश्न है, O3 किसका रासायनिक प्रतीक है। तो आपने पढ़ा होगा बेटा ये कि O3 जो है वो ओजोन का रासायनिक प्रतीक है। O3 को क्या बोलते हैं हम, ओजोन बोलते हैं, और O2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, और O3 को क्या बोलेंगे, ओजोन। तो ये ओजोन का सूत्र है मतलब। अगला प्रश्न है, दांतों का दंत क्षय pH मान कितना होने पर शुरू होता है। यानी कि अपने दांतों का जो दंत क्षय होता है, दांत गिरने लग जाते हैं या फिर दांत में गड्ढे होने लग जाते हैं, दांतों का एनिमल गलने लग जाता है, तो वो कितनी pH पे गलता है। तो जब अपने दांतों की pH 5.5 से कम हो जाती है तो फिर ये दांतों का दंत क्षय शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा 5.5 से, या फिर 5.6 भी कभी कभार दे सकता है, तो 5.5 या फिर 5.6 ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इससे अगर pH कम होती है तो दांत गिरने लग जाएंगे, दांत की जो इनेमल परत होती है वो गलने लग जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है। तो नर जनन भाग का नाम होता है बेटा पुंकेसर। ऑप्शन नंबर सही है इसमें, पुंकेसर। तो पुंकेसर इसको नर भाग हो जाएगा पुष्प का। ओके, बाकी जो ये दो ऊपर वाले हैं अंडाशय और वर्तिकाग्र, ये मादा भाग हैं, और बाह्य दल ये सहायक भाग होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक किस प्रकार से बनाया जाता है, ये बनाया जाता है बेटा नर्म लोहे का। किसका बनाया जाता है, नर्म लोहे का। तो ऑप्शन नंबर 22 के अंदर सही हो जाएगा, ये नर्म लोहे का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, नर्म लोहे का। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ब, नर्म लोहे का। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्योंकि ये देखिए बेटा आपके 15 प्रश्न आएंगे वैसे बोर्ड एग्जाम में, तो 15 प्रश्न जो आएंगे वो 15 प्रश्न कौन से होंगे, ये 15 प्रश्न होंगे अपने पास में अभ्यसद वाले। और अब जो आ रहे हैं वो रिक्त स्थान आ रहे हैं। अच्छा, ये जो रिक्त स्थान हो चाहे अभ्यसद वाले प्रश्न हो, ये बोर्ड क्लास वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही सही, बाकी कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से ही इस प्रकार के ही बोर्ड की बुक से, बोर्ड की किताबों से ही प्रश्न बन के आते हैं। तो देखिए भाई, अपना प्रश्न है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं। तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारीय एमाइलेज कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ जाएगा, एमाइलेज। तो लारीय एमाइलेज, इसको हम वैसे टाइलिन भी कह सकते हैं। तो दो नाम है इसके, एमाइलेज भी सही लिख सकते हो आप, और
टाइलिन भी लिख सकते हो। ओके, दोनों नाम सही है। प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व का यहाँ पे नाम लिखना है बेटा, और वो होता है फ्लोरीन, F-। ओके, इसका प्रतीक होता है F-, यानी कि फ्लोरीन। इसका आंसर मैंने बोल दिया है। अगला प्रश्न है, मादा में अंडाशय की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो देखो बेटा, वैसे तो मादा में अंडाशय कितने होते हैं? 2 होते हैं, लेकिन अगर जोड़ी के अंदर बताएंगे तो 1 जोड़ी बोलेंगे। कितनी जोड़ी बोलेंगे? 1। तो यहाँ पे समझ करके आंसर लिखना है, 2 नहीं लिखना है। यहाँ पे कितना लिखना है? 1 लिखना है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो 1 का मतलब होगा कि वहाँ पे जोड़ी कितनी हो जाएगी? 1 जोड़ी। और जब 1 जोड़ी बोलोगे आप तो संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 2। नल के जल का पीएच मान कितना होता है? तो नल के जल का जो पीएच मान होगा वो उदासीन होता है ये, तो यहाँ पे पीएच मान 7 हो जाएगा। ओके, जल का अपवर्तनांक, ये भी आपको याद रखना है, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ तो लिखोगे आप पार्श्व क्रम, और पार्श्व क्रम को ही कहते हैं हम समांतर क्रम। तो हम वोल्ट मीटर को सदैव किस में जोड़ेंगे बेटा? पार्श्व क्रम में या फिर समांतर क्रम में जोड़ते हैं। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है क्या कहलाते हैं? तो इनको उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उत्पादक कहते हैं। ये आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो गए, यानी कि आपके 7 रिक्त स्थान आने वाले हैं, वो इस प्रकार के आएंगे तो कंप्लीट हो गए। अगले जो टाइप के प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं छोटे प्रश्न, जिनका उत्तर केवल एक शब्द में या फिर एक लाइन में देना होता है। ऐसे आपके लगभग 10 प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न इनमें से, दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखिए। अब देखो, ये प्रश्न जो हैं वो कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको ये जो नाम है वो डायरेक्ट ही याद होना चाहिए, क्योंकि याद होगा तभी तो, अगर मान लो ऑप्शन आ रहे हैं तो ऑप्शन में से भी देख के सही करेगा। कब? जब उसको ये रासायनिक अम्ल का नाम याद होगा। तो दही के अंदर जो अम्ल होता है उसको बोलते हैं हम लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल होता है। और दही के अंदर एक जीवाणु भी होता है जिसका नाम होता है, जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिकों के सूत्र दीजिए। तो मैग्नीशियम और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरीन, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन से कौन सा सूत्र बनेगा भाई? इससे बन जाएगा बेटा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड सूत्र बन जाएगा इससे। यानी ये जो दोनों लिखे हुए हैं इनको बस मिला करके लिखना है, क्योंकि इस पे संयुक्ता 2 होती हैं, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, और इस क्लोरीन पे 1 होती है, तो 1 को हम यहाँ पे लिखते नहीं हैं। ओके, तो MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड इसका सूत्र बन जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, हीरा विद्युत का चलन नहीं करता है, क्यों? तो हीरा विद्युत का चलन क्यों नहीं करता बेटा? क्योंकि हीरे के अंदर, हीरे की जो संरचना है उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है तो फिर उस धारा को, उस आवेश को लेके जाने वाला कोई है ही नहीं, इसीलिए हीरा है वो विद्युत का चालन नहीं करता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, क्योंकि ये 6 नंबर पे आता है। ठीक है, अगर सीक्वेंस से गिने तो ये कितने नंबर पे आता है? 6 पे। तो परमाणु क्रमांक जितने नंबर पे आए उतने, यानी कि जितने इसमें प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए ये 6 नंबर पे आता है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 6 होगा कार्बन का। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो देखो बेटा, तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। तो 2 नाम है इसके, तंत्रिका कोशिका या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसको न्यूरॉन। प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा अलैंगिक जनन द्वारा। और अलैंगिक जनन में भी एक अगर विधि का नाम बोले तो वो होगा बहुविखंडन द्वारा। अगला प्रश्न है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो देखिए बेटा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, इन दोनों में आपको संबंध पता होना चाहिए, और ये संबंध होता है R बराबर 2F। क्या होता है बेटा? R बराबर 2F। ठीक है, ये आपने याद किया होगा कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की डबल होती है। ठीक है ना, तो इसका सूत्र बन जाएगा यहाँ पे R बराबर 2F। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा तो मैंने वैसे बोल ही दिया है, R बराबर कितना हो जाएगा? 2F हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक बार लिख ही देता हूँ पूरा, और इस प्रकार का ये संबंध आपको याद रखना है, R बराबर 2F जो होता है वो।
R बराबर 2F। जैसे आपने याद किया होगा, ये फिजिक्स वाले चैप्टर में से आया है, 2 और फिर अब एक F का मतलब यहाँ पे फोकस दूरी है। तो इस प्रकार से ये होता है R बराबर 2F। ये संबंध होता है, ये आपको पता रखना है। चलो अगला प्रश्न है, मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा कैसे बताएंगे कि जो वक्रता केंद्र होता है C और दर्पण का जो ध्रुव होता है या फिर जो लेंस का वक्रता केंद्र होता है O, तो मुख्य अक्ष की परिभाषा देते समय सिर्फ ये बोलेंगे कि दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं? तो इसका कारण ये है बेटा कि जहां पर प्रतिच्छेद करेगी मान लो, तो वहां पे एक ही बिंदु पर दो दिशाएं बनेगी, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवाणुओं की भूमिका लिखो। तो पर्यावरण के अंदर जो विघटन करते हैं, विघटन का मतलब अपघटन करने वाले जीव हैं, तो उनकी क्या भूमिका है? इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, पर्यावरण को साफ रखते हैं, क्लीन रखते हैं। इसीलिए इनको हम अपमार्जक कहते हैं। यानी कि इन सूक्ष्म जीवों को क्या बोलेंगे? हम अपमार्जक बोलेंगे, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवी वो हैं जो मृत जीवों के शरीर को सड़ा देते हैं, गला देते हैं और नष्ट कर देते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं? पर्यावरण को साफ सफाई करने में मदद करते हैं, इसलिए इनको अपमार्जक कहते हैं। तो इस प्रकार की आज की महत्वपूर्ण क्लास कंप्लीट होती हैं। इसको अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें और क्लास को लाइक करें। और आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मेरी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास को देख सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।